हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पहला भाग, यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित भरने वाले प्रश्न। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये किस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूँ कि ये जिस भी परीक्षा में हिंदी भाषा से प्रश्न बनते हैं, हिंदी व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये ना पूछे कि ये KVS DET+B जो भी परीक्षाएं सभी में आएगा, चाहे वो CT वगैरह हो। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए बड़ी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो बच्चों, आपके पैसे नहीं लगे, निस्वार्थ भाव से जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी निस्वार्थ भाव से वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। बाकी आप बड़े अच्छे समझदार हो। और बच्चों, मैं बात कर लेती हूँ, जो है TGT की आपने परीक्षा दी थी, हिंदी की जो TGT की परीक्षा दी थी हरियाणा और मेवात कैडर वालों की, तो वो सारे प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखोगे और इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। चलो बच्चों, अब बगैर देरी किए हम अपने जो है लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, भारत के यहाँ मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। भारत के विभिन्न भाषाओं से साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यानी भारत देश विभिन्न भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यानी भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, इसका ये मतलब है। और विभिन्न परंपराएं भी हैं, ये आप समझ चुके हैं। यहाँ संसार के 4 भाषा परिवारों की भाषा, यानी संसार के कितने, अब आपको प्रश्न ये बनेगा कि भाषा परिवार कितने हैं संसार में। तो बच्चों, 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार है? 4 है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने भाषा परिवार है, तो 4 भाषा परिवार है। तो बच्चों, पहला रहेगा भारोपीय, दूसरा रहेगा द्रविड़, तीसरा रहेगा तिब्बत और चौथा रहेगा बर्मा या आग्नेय। कितना? बर्मा या आग्नेय। तो ये एक ही नाम रहेगा। भारोपीय परिवार जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार से ही बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रश्न से आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर इसी कारण से ही भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। यानी भारत में 4 भाषा परिवारों से भाषा जो बोली जाती है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। हजारों सालों से के साथ साथ रहने का इन भाषाओं में एक दूसरे पर बहुत प्रभाव डाला है। हम जिस समाज के अंग हैं, उनके अन्य सदस्यों से परस्पर विचार विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना और संप्रेषण करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन हम जो है लाइव नहीं है, इसलिए बातें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आप कमेंट करोगे, मैं उसका जवाब तुरंत दे दूंगी। तो ये हमारा क्या है? संप्रेषण हो रहा है। मनुष्य के मन में भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता से जिन माध्यमों को जन्म लेने की आपने कभी सोचा कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बच्चों, क्या है, हम एक दूसरे को अपने विचार पहुंचाने के लिए, हम अपने विचार पहुंचा रहे हैं और दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, इसलिए भाषा की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि विचार में इनमें भी तो करना है, संसार भी तो चलाना है, सारी चीज़ लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, यहाँ तक कि आप बाजार में सामान लाने जाते हो, जब आप दुकानदार को यही नहीं बोलोगे कि मुझे क्या सामान चाहिए, आप बोलोगे इसका, जैसे आपने नाम दिया, चीनी दे दो, चाय पत्ती दे दो, दूध दे दो, तो इसी तरह फिर वो आपको पूछेगा कितनी दूं। तो ये हमारा क्या, यहाँ भी विचार में हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बच्चों, में एक और समस्या हमारे जो है वीडियो बनाने में आ रही है, मैं बता दें, बाहर इतना मौसम खराब है, बारिश हो रही है और बिजली गड़गड़ा रही है, और जो साइड में है वो थोड़ा सा, वहाँ एक नया घर बन रहा है, काम चला हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। शायद वीडियो में आप जो है आवाज़ प्रॉपर वे में ना आए, लेकिन हमें तो आप आगे बढ़ना है और इन बाधाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो आपको मैं सामंजस्य बैठा रही हूँ, आपको भी सामंजस्य करना होगा।
भाषा मानव की एक आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संप्रेषण कहलाता है। अब बच्चों शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखो बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से हुई जिसका अर्थ है बोलना। यहाँ से प्रश्न बनेगा बच्चों, प्रश्न ये बनेगा कि भाषा जो है किस धातु से बना है, किस शब्द से बना है, किस भाषा के शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ तीन जो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा भाषा शब्द भाष धातु से बना है, इसका उत्तर आपको मिल गया। दूसरा रहेगा कि संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी भाष शब्द है जो संस्कृत भाषा की धातु है और जिसका अर्थ है बोलना। क्या है बच्चों? बोलना। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जब बोलता है तो उसके मुख्य रूप से जो सार्थक ध्वनियाँ, बच्चों देखो सार्थक ध्वनियाँ यानी सार्थक है तो इसके हम टुकड़े करेंगे बच्चों से प्लस में अर्थक। तो बच्चों देखो स में अर्थक, ये स क्या है? इसमें उपसर्ग है और क क्या है बच्चों? इसमें पर्थक है, मतलब माफ कीजिए जो प्रत्यय है। तो स प्लस अर्थ प्लस क, यानी ये सार्थक को मैंने तोड़कर अलग कर दिया है। स अर्थ प्लस क। स का मतलब होता है सहित, अर्थ का मतलब अर्थ होता है नहीं कोई अर्थ निकलना, और क मतलब कि यानी अर्थ सहित वाली, यानी अर्थ सहित जो ध्वनियाँ होती हैं जिनमें अर्थ। ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ, शायद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। अब बच्चों जब मनुष्य बोलता है तो उसके मुख्य रूप से जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती है उन्हीं से ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से वाक्य बनते हैं, यानी शब्दों से वाक्य बनते हैं और जो किसी विशेष संदर्भ में प्रकट किए जाने वाले विचार अथवा विचार समूह का अर्थ होते हैं। देखो बच्चों, अब ये तो आप समझ गए। अब इसका मैं निष्कर्ष निकाल के और आपको बता देती हूँ यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि भाषा परिवार कितने, संसार में कितने भाषा परिवार हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे संसार में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? देखो भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत और आग्नेय। ठीक है। फिर बच्चों संप्रेषण किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं, यानी भाषा कहते हैं संप्रेषण। फिर बच्चों भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाष से बना है। किस भाषा का है? संस्कृत का है। अर्थ क्या है? बोलना है। तो यहाँ तक हम इतना पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, टीजीटी जो वाले बच्चे हैं जो हरियाणा मेवात कैडर की जो परीक्षा देकर आए, उनका आपको यहाँ उत्तर, भाषा को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। देखो बच्चों, भाषा के 2 रूपों में, भाषा के 3 रूप भी हैं। अब देखो वो क्या उत्तर मानेंगे वो तो वो जाने। देखो बच्चों, एक होता है हमारा मौखिक जो है मतलब मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देती हूँ, मौखिक, और एक होता है बच्चों लिखित और एक होता है बच्चों सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक होती है। तो देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है? भाषा को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है मौखिक। मौखिक भाषा वो होती है जो एक मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ चाहे आपको देखने में परेशानी ना हो। मौखिक संप्रेषण में हम बोलते हैं, हम समय भाषा के हाव भाव आदि का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं। भाषा के साथ हाव भाव का भी प्रयोग करते हैं। भाषा की आधारभूत इकाई है जो है ध्वनि है। यानी आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाषा की आधारभूत इकाई क्या है बच्चों? ध्वनि है। क्या है बच्चों? ध्वनि है। और मौखिक भाषा का इतिहास लगभग मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है, यानी कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब तक मौखिक भाषा का जो है विकास है। यानी जैसे आदि मानव होते थे उस समय भी भाषा होती थी। वो चाहे ये कि यानी कि उनको ये पता था कि हिंदी भाषा बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे, वो सांकेतिक भाषा बोल रहे थे, कुछ अच्छी ध्वनियाँ निकाल रहे हो, जैसे जानवर बोलते हैं, जैसे शेर वगैरह दहाड़ते हैं, गाय बोलते हैं, इसी तरह से मानव भी कुछ ध्वनियाँ वगैरह निकालते होंगे। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न बनेगा, सबसे पहले प्रश्न रहेगा आपका
अगर मैं कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप यहाँ समझने की कोशिश करें और आप वीडियो के अंत तक जुड़ोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और बच्चों, पढ़ाई होती है ना, सभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें नौकरी प्राप्त करनी तो पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हुए चलूंगी, इसलिए आप जो है वीडियो के बीच में ना रोके। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अगर आप ध्यान दोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या है, वर्ण ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की मौखिक, यानी सिर्फ मौखिक लग जाए तो आपका उत्तर ध्वनि आएगा। क्या है, भाषा की सबसे मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी आपका वर्ण रहेगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी आपका ध्वनि ही मतलब वर्ण ही रहेगा। यानी दोनों केसों में आपका उत्तर क्या रहेगा, वर्ण रहेगा। लेकिन अगर मौखिक लग जाए ध्वनि रहेगा आपका उत्तर। इस बात का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। अब बच्चों देखो, भाषा को उन्होंने 2 रूपों में बांटा। अब दूसरा है लिखित रूप। लिखित भाषा का अस्थायी रूप सभी जानते हैं कि जैसे हमने कुछ लिख के लिख दिया, मान लीजिए कुछ हमने कोई पत्र लिख दिया, तो इसको हम 10 साल 20 साल यानी अगर संभाल सकते हैं, 100 साल हजारों साल तक भी इसको रख सकते हैं। लेकिन जो हमने बोल दिया तो वो तो कोई प्रूफ नहीं हमारे पास, बोल दिया तो बोल दिया। लिखित भाषा रूप इतिहास उतना पुराना नहीं है। अपने भाव और विचारों के व्यक्ति अथवा भाषिक व्यवहार को स्थायी तो प्रदान करने की आवश्यकता ने जो है लिखित भाषा को जन्म दिया। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक भाषा में उसकी ध्वनियों का अंकन हेतु जिन संकेतों चिन्हों की रचना हुई उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी भाषा के जो जिन संकेतों और चिन्हों की, यानी जो देखो यहाँ देखो, प्रत्येक भाषा की, एक मिनट बच्चों, प्रत्येक भाषा की उनकी ध्वनियों के अंकन हेतु जिन संकेत चिन्हों की रचना हुई उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब जो हमने लिख दिया तो वर्ण बन गया और हमने बोल दिया तो ध्वनि बन गई। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ये हमारा कर्सर है, ये घूम जाता है और हमें काफ़ी परेशानी। अब ये देखो बच्चों, एक मिनट, तो देखिए बच्चों, हम अब लिपि की बात करते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कहने का मतलब होता कि जैसे हमने बोला और उसका एक हमने चिन्ह निश्चित कर दिया। जैसे मैंने ए बोला तो ए का हमने चिन्ह निश्चित कर दिया, मतलब कि ये ए ही है, ये मतलब निश्चित हो गया। तो ये क्या है, इसी को लिपि कहते हैं। इसको ए को ऐसे ही लिखा जाएगा, बे को ऐसे ही लिखा जाएगा। ये चिन्ह जो हमें निश्चित कर दिया, वो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो इसे लिपि कहते हैं। जैसे मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। मतलब जो बोलते हैं उसके हमने चिन्ह निश्चित कर दिए। देखो बच्चों, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये नीचे याद रखेंगे। चिन्ह ये है आधा आता है, न पूरा आता है। कई बच्चे के न को ऐसे आधा कर देते हैं और है को पूरा कर दे, तो ये कई बार पूछा जाता है पेपर में। चिन्ह को शुद्ध अशुद्ध भी आपको साथ के साथ लिखती हुई चलूंगी। अब भाई हिंदी भाषा का महत्व है, तो बच्चों ये विकास भाई राष्ट्र बोली जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ से हिंदी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं की परिवार की भाषा, हिंदी भाषा आर्य भाषा परिवार की, ये भी आप जानते हैं। संस्कृत से लेकर, यानी पहले क्या उनसे आई, संस्कृत। संस्कृत में 2 आई हमारी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वेद जो लिखे गए वो जो है वैदिक संस्कृत। और हमारी जो है ये पूछ लिया जाता है, जैसे रामायण महाभारत लिखी गई, महाभारत और रामायण, तो बच्चों महाभारत और रामायण लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी। और वेद जो वेद पुराण इसमें लिखे गए थे वैदिक संस्कृत में। फिर बच्चों आई हमारी पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवटर, फिर खड़ी बोली हिंदी आई। तो ऐसे इनका विकास हुआ है। जो है पाली, वे ये पाली प्राकृत। देखो बच्चों, कई बार क्या है अपभ्रंश के बाद अवट आ जाता है, तो अवट आता है।
और कई बार क्या अवटन के बाद फिर हिंदी होता है, लेकिन कई बार इस अवट को हम खत्म कर दे, अपभ्रंश के बाद सीधा ही हिंदी आ जाता है। तो अगर ऑप्शन में अवट करेंगे तो अवट को आप ले लेंगे, नहीं होगी तो अवट, तो फिर सीधी क्या है हिंदी आपको मिलेगी। इसके बाद हिंदी संस्कृत से लेकर अपभ्रंश अपने वर्तमान स्वरूप तक विकास के लिए विभिन्न सोपानों से गुजरी है और समूचे भारत की संपर्क भाषा है। हिंदी क्षेत्रीय भाषा परिवार, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछता, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। बहुत से बच्चे आज भी गलती करते हैं, वो राष्ट्रभाषा इसे समझते हैं, लेकिन बच्चों आपका उत्तर गलत है। हिंदी हमारी राजभाषा है। तो बच्चों हिंदी हमारी राजभाषा, राजभाषा किसे कहा जाता है? जो हम कार्यालय में यानी सरकारी कामकाज कार्यालय में हम प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे वकीलों के काम है, स्कूलों के काम है, और भी हमारे कोई बैंकों के काम है, वो हिंदी में प्रयोग हिंदी में किया जाता है, इसलिए हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है। अब आप पूछो कि मैम तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो बच्चों राष्ट्र हमारी कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण देश में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है, और ये कौन से संविधान के 8वें भाग में है? ठीक है, 8वें भाग में है, 8वीं अनुसूची में है। जैसे हमारी 12 अनुसूचियां हैं, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी भाषा है। तो इसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया संवैधानिक। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक भाषा हमारे देश की कोई एक भाषा नहीं है, और हमारे देश की टोटल 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा भारत की संघ जो भाषा रहेगी वो राजभाषा रहेगी, और राजभाषा की लिपि बच्चों रहेगी देवनागरी रहेगी। अब बच्चों ये दिया गया कि देवनागरी जो लिपि जो है 130 से ज़्यादा देश विश्वविद्यालय में प्रयोग की जा रही है। मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी है। ये भी आप याद रखेंगे। भारत में अनेक लिपियां जो है प्रचलित हैं, उनके अस्तित्व के बारे में पूरा प्रमाण नहीं मिलता। भाई बहुत सी जो लिपियां हैं लेकिन प्रमाण पूरा नहीं है। अधिकार जिनके प्रमाण मिले वो सैंधव लिपि के प्रमाण मिले हैं, खरोष्टी के मिले हैं, ब्राह्मी लिपि से मिले हैं। तो इन लिपियों के हमें प्रमाण मिले हैं। कुछ लिपियों को छोड़कर भारत की आधुनिक लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी कुछ ही लिपियां ऐसी है जिनका विकास ब्राह्मी से नहीं हुआ, और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सभी का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये आप याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि नागरी लिपि का विकास हुआ 12वीं सदी के आसपास। प्राचीन नागरी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि विकसित हुई। यानी प्राचीन नाम एक देवनागरी का प्राचीन नाम क्या था? नागरी लिपि था। उसके बाद इसका आधुनिक नाम क्या पड़ गया? देवनागरी। अब इसका देवनागरी नाम क्यों पड़ा ये भी है तुम याद रखोगे। तो देवनागरी या देवनागरी नामकरण में समझ में कहा जाता है कि गुजरात के ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग होने के कारण इसका नाम नागरी लिपि पड़ेगा। यानी गुजरात के जो ब्राह्मण थे उनका नाम क्या था? नागर था। यानी गुजरात के जो ब्राह्मण इसको बोलते थे वो जो है नागर ब्राह्मण थे, इसका नाम इसलिए नागरी पड़ गया। अब दूसरा नाम क्या है? नगरों में कुछ लोग कहते हैं कि नगरों में बोली जाती इसलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। अब कुछ बोलते हैं कि देवनागरी प्रयुक्त होने के कारण अथवा देवनगरी में, यानी देवनगरी किसे कहा जाता है? काशी को कहा जाता है। तो कुछ कह रहे हैं कि देवनगरी है ना जो हमारी काशी, उसमें प्रयोग होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया। तो अब आपके मन में एक सवाल पक्का आया होगा, वो मुझे पता है आपके मन में क्या सवाल है, इसका जवाब मैं यहीं दे देती हूँ। अब आप कहोगे मैम अगर प्रश्न में आ जाए कि नगर में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ गया, देवनगर में प्रयुक्त होने के कारण इसका देवनागरी पड़ गया, या फिर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण बोले जाने का नाम इसका कारण नागरी पड़ गया देवनागरी, हम क्या करेंगे अगर? तो बच्चों प्रश्न ऐसे आएगा, एक तो ये हो गया
नागर ब्राह्मणों में प्रयोग होने के कारण, दूसरा ये नगरों में प्रयुक्त होने के कारण, तीसरा देवनागरी काशी में प्रयुक्त होने के कारण, चौथा आएगा यानी चौथा ऑप्शन नंबर डी आएगा इनमें से सभी में प्रयोग होने के कारण। तो आपका उत्तर रहेगा बच्चों इनमें से सभी में प्रयोग होने के कारण, इसका नाम देवनागरी पड़ गया। अब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। अब बच्चों देवनागरी लिपि कैसी वैज्ञानिक है, कैसी है ये देवनागरी? वैज्ञानिक लिपि है, मनोवैज्ञानिक लिपि है। ये लिपि हिंदी में लिखी जाती है। देवनागरी एक ध्वन्यात्मक लिपि यानी ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपियों को विशेषताओं को देखने को मिलती है। इस लिपि के कई गुण बताए गए हैं। भाई देखो ये इसकी विशेषताएं, इस लिपि की ये विशेषताएं हैं। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत, ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत, लिपि और उच्चारण में यानी जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, यानी कि अंग्रेजी की तरह यानी इसमें वर्ण साइलेंट नहीं है। अंग्रेजी में बोला जाता है ना ए साइलेंट है, बी साइलेंट है, ऐसा हिंदी में नहीं है। जो लिखा जाएगा वो बोला जाएगा और संकेत यानी जो लिखते हैं वही बोलते हैं। फिर आगत ध्वनि समायोजन की सामर्थ्य युक्त लिपि निस्वर जोड़ने के कारण वर्णों से विभिन्न संकेत यानी जो मात्राएं इनकी निश्चित हैं। ये नहीं कि हमारे अंग्रेजी की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सिर्फ एक रूपता है, ऐसे लिखा जाता मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। विभिन्न भाषा परिवार और भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य के परिवारों की तरह वही भारत जो हमारे परिवार है इस तरह भाषा परिवारों का भी अपना एक परिवार है। जैसे बच्चों वर्तमान में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी पूरे विश्व की बात चल रही है। पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों। 3000 भाषाओं में से 12 भाषा परिवार। अब प्रश्न ये आ सकता है कि जो है सभी भाषाओं के कितने भाषा परिवार हैं? तो बच्चों 12 भाषा परिवार हैं। और विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और बच्चों यहाँ आपके भाषा परिवार हैं, कितने भाषा परिवार है। लेकिन ध्यान दीजिए आपको सभी ऐसे याद करो, अच्छी बातें याद होना भी चाहिए, लेकिन आपसे ज़्यादातर इन भाषाओं से ही प्रश्न बनते हैं। जो हिंदी कौन से भाषा परिवार की? तो भारतीय भाषा परिवार की। इसे भारतीय क्यों कहा गया है इसका सवाल, इसका जवाब भी अब आपको मिलने वाला है। उपयुक्त मूल भाषा परिवार है यानी भारतीय और यूरोपीय यानी भारत का कुछ क्षेत्र और कुछ बच्चों यूरोप का क्षेत्र, तो इसलिए भारतीय कहा गया। कुछ भारत का क्षेत्र कुछ यूरोप का क्षेत्र बोलता है। तो भाषा परिवार में इन सभी भाषा परिवार से अधिक बड़ा परिवार यानी जितनी भी भाषा परिवार है यानी 12 भाषा परिवार है। 12 में से सबसे बड़ा भाषा परिवार यूरोपीय भाषा परिवार है। वस्तुतः अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी भाषाएं भी भाषा परिवार के सदस्य हैं। नहीं ठीक है। यूरोपीय भाषा परिवार के एक उप परिवार है। तो बच्चों देखो इनका उप परिवार ये आपको सामने दिए गए होंगे। भारतीय भाषा परिवार के अंदर एक उत्तर को भी सभी भाषाएं परिवार, यानी कहने का मतलब है उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है। देखो बच्चों भारतीय आर्य भाषा परिवार जिसके अंतर्गत उत्तर भारत की वे सभी भाषाएं आती है जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है। यानी उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। चूंकि सभी आधुनिक भाषा परिवार संस्कृत से विकसित हुए इसी कारण उनके शब्द भंडार और व्याकरणिक संरचनाओं में समानता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1950 में भाषा राजभाषा के रूप में संविधान के रूप में जाने लगी, यानी 14 सितंबर 1949 को इसे अपनाया गया था राजभाषा के रूप में 1949 में। कहने का मतलब ये 1950 में फिर ये प्रयोग में ली जाने लगी थी। और ये बच्चों देखें भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है। जिसमें उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तरांचल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, अंडमान निकोबार है। इनमें सब बच्चों ये दिल्ली और अंडमान निकोबार संघ शासित प्रदेश हैं। बाकी ये राज्य हैं, 10 राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। अब आपको ये 10 के 10 याद करने होंगे और ये आपको ऑप्शन में दे देंगे और ये 3 दे देंगे। यहाँ हिंदी बताओ हिंदी कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती, तो आपको उत्तर ये रहेगा कि पंजाब में हिंदी नहीं बोली जाती है। अब आपको मैं स्पष्ट करने वाली हूँ। हिंदी सब देशों में बोले जाने वाली भाषा, इन्हीं सब देशों में हिंदी बोली जाती थोड़ी बहुत।
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ये सब अलग अलग भाषी राज्य प्रदेश है, लेकिन इनका संबंधी भाषा क्षेत्र से होता रहता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते ये कि ये 0% भी नहीं बोली जाती। कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत ये भी प्रभावित है। लेकिन अगर आपको उत्तर में ये हो जाए कि उत्तर प्रदेश दे दिया, हिमाचल दे दिया, हरियाणा दे दिया और पंजाब दे दिया, तो ऐसे दे दे कि कौन से जो है राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो आपका उत्तर ये रहेगा पंजाब में नहीं बोली जाती, क्योंकि पंजाब में थोड़ी बहुत बोली जाती है नहीं कि, लेकिन उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा में पूर्णतः हिंदी बोली जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रदेशों की सीमाएं तो है, किंतु भाषा की दृष्टि इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है। द्रविड़ भाषा परिवार में बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती है, जैसे मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, और शब्दों और हिंदी शब्दों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर हिंदी बोली जाती है। कहने का मतलब ये है कि मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये द्रविड़ भाषा परिवार है भाई इनका, ठीक है। तो क्या है कि इनमें थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती है, वैसे ज़्यादातर इसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, जिसे हम आज हिंदी भाषी क्षेत्र में जानते हैं। लगभग यानी हिंदी का जो विकास है लगभग 3000 ईस्वी में हुआ है, यानी माफ कीजिए 1000 ईस्वी में। 3000 तो विश्व की कुल भाषाएं बच्चों, माफी चाहूंगी, लेकिन बच्चों 3000 ईस्वी से हिंदी बोली जाती है। अब भ्रंश के रूप में, जैसे पहले सोरसेनी फिर मागधी आदि प्रचलित थे। विकास आगे चलकर ब्रज अवधि खड़ी बोली के रूप में हुआ, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस किस में लिखी, अवधि में लिखी है। जायसी का पद्मावत अवधि में है। सूरदास के सूरसागर ब्रज भाषा में, याद रखेंगे रामचरितमानस क्या है, अवधि भाषा में है। जायसी क्या का पद्मावत वो भी हिंदी अवधि में बोला गया है। सूरदास जो है का सूरसागर ब्रज भाषा में। मैथिल कोकिल किसे विद्यापति को कहा जाता है, और पदावली की भाषा रहेगी मैथिली। राज्य शासन केंद्र बिंदु दिल्ली होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। यानी जो है दिल्ली में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसके आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी हिंदी बोली जाती है। देख लेते हैं भाई कितना ये है। चलो हम कोशिश करते हैं जितना कंप्लीट हो पाता है। हाँ बच्चों, हम यहाँ पहुँच गए थे। 19वीं और 20वीं सदी में ज्ञान विज्ञान के प्रसार, राजनीतिक चेतना के उदय में मुद्रण छपाई व्यवस्थाएं बढ़ने का अनेक पत्रिकाओं का जन्म हुआ है, और फलस्वरूप हिंदी में बाइबल, अन्य विदेशी साहित्य का भी अनुवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली विष्णुगुप्त आदि ने साहित्य की समर्थ भाषा का रूप जो है दिया है। गांधी जी, मदन मालवीय, महर्षि दयानंद, इन सभी ने भी अपने पत्रिकाओं में हिंदी का प्रयोग किया है। फिर बच्चों ये हिंदी की क्या आ गई, बोलियां आ गई। क्या आ गई बच्चों, बोलियां आ गई। तो बच्चों आज हमारा ये शायद चलो कर ही लेते हैं, आज इसका कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी में अनेक बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में, भाई ये बोलियां अब क्या हम भाषाएं पढ़ रहे थे, अब बोलियां आ गई भाई। खड़ी बोली है, फिर क्या है, ब्रज भाषा है, फिर है बच्चों बांगरू है, और बुंदेली, ये हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन भाई माफ़ी चाहूँगी, कल पीडीएफ अच्छी प्रकार से बना के लेके आऊँगी, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ये बोली वर्तमान साहित्यिक भाषाओं हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की मूल आधार है। मतलब खड़ी बोली जो है हिंदुस्तानी का मूल आधार। अब खड़ी बोली संस्कृत तत्वों की प्रधानता रहती है, यानी खड़ी बोली में संस्कृत के जो प्रयोग शब्द आते हैं, जैसे आप तत्सम शब्द कहते हैं, तब ये खड़ी बोली को हिंदी कही जाती है। यदि हिंदी आज राजभाषा और इसी में आधुनिक साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी खड़ी बोली में आजकल क्या है, आज साहित्य लिखा जा रहा है। मूलतः रामपुर, रियासत मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुशर्रफनगर, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, कलसिया आदि, पटियाला,
पूरी भाषा जो है भागों में, पूरे नहीं, पूर्व के जो भाग हैं, पूर्व के जो प्रदेश हैं उनमें खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी खड़ी बोली उत्तर में बोली जाती है, दक्षिण में बोली जाती है और जो है पूर्व में बोली जाती है, तो आपका उत्तर रहेगा पूर्व में हिंदी भाषा का बहुत प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के आसपास जो खड़ी बोली के जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, यानी खड़ी दिल्ली में तो बोली जाती है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलती है, अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनमें भी हिंदी में है। दक्षिण हिंदी के साहित्यिक में रूप देखने को मिलता है। ब्रज भाषा, अब हम ब्रज भाषा पढ़ेंगे। ये ब्रज भाषा ब्रज मंडल में बोली जाती है, जैसे मथुरा का, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर आदि जो है उनमें क्या है, ब्रज भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप मिलने से पूर्व ब्रज भाषा की प्राचीन साहित्यिक भाषा थी। ब्रज भाषा में प्रचुर मात्रा में सुंदर हिंदी साहित्य, यानी ब्रज भाषा में भी साहित्य लिखा गया और जो है इस साहित्य का आरंभ वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है, यानी ब्रज भाषा का आरंभ कब माना जाए, वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। तो बांगरू जिसका दूसरा नाम है हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम ये पूछ लिया जाता है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, बांगरू है। फिर यहाँ बांगरू का दूसरा नाम क्या है, तो हरियाणवी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बांगर प्रदेश ने पंजाब के दक्षिणी पूर्व भाग में बांगरू बोली जाती है, यानी जो बांगर प्रदेश है यानी पंजाब का जो दक्षिणी पूर्वी भाग उसमें बांगरी बोली जाती है। इसमें यह जाटू या हरियाणवी है, भाई एक नाम और मिल गया, इसका जाटू भी कहा जाता है, इसको बांगरू बोली को हरियाणवी भी कहा जाता है। जाटू क्योंकि जाट जो प्रदेश है हरियाणा का जाट प्रदेश है, यानी जाट लोग जाट जाति के लोग बोलते हैं, इसलिए जाटू कहा जाता है। दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाबाजिन आदमी में बांगरू बोली जाती है। बांगरू बोली पंजाबी, राजस्थानी खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है, यानी जो बांगरू बोली है जो कुछ शब्द राजस्थान की बोली से लिए हैं, कुछ खड़ी बोली से ले लिए और कुछ जो है राजस्थान को खड़ी बोली कुछ पंजाब से ले ली, इसलिए बांगरू बन गई। भाई सभी को पंजाब राजस्थान को मिलाकर। फिर बुंदेली में बच्चों ब्रज भाषा क्षेत्र में बुंदेलखंड में बोलने के, यानी बुंदेलखंड जो प्रदेश जैसे हरियाणा में हरियाणवी हो गया और जो है बुंदेलखंड क्या प्रदेश का नाम है, तो इसकी भाषा को बुंदेली कहा जाने लगा। बुंदेलखंड में प्रयोग होने काल से बुंदेली कहा जाने लगा। इसमें बोली का शुद्ध रूप झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और देखने को मिलती है। मिले जुले रूप में ये दतिया, पन्ना और चरखारी, धाम, बालागढ़, छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों में बोली जाती है ये बुंदेली। तो ये आप याद रख लेना कहाँ कहाँ जो है बुंदेली है। फिर बच्चों कन्नौजी की बात है, ये बोली अवधी ब्रज भाषा के क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी ब्रज भाषा में बहुत साम्य रखती है और फर्रुखाबाद इसका केंद्र है। हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा। अब बोलते कन्नौजी कहाँ बोले, इटावा क्षेत्र बहुत बार पूछा गया कि इटावा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नौजी। फिर कानपुर के आसपास का भी जो है ये रहेगा हमारी कन्नौजी। अवधी, कोसली और वे, देखो बच्चों प्रश्न यहाँ बनेगा कि अवधि का और कौन सा नाम है, तो कोसली और बैसवाड़ी। अवधि को कोसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है, जैसे हरियाणवी को बांगरू और जाटू बोली भी कहा जाता है, उसी प्रकार अवधि को कोसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। तो इनके अन्य नाम भी आप याद रखेंगे और उनके प्रदेशों के नाम भी आप याद रखेंगे, जैसे लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी की अवधि बोली जाती है। तो बच्चों यूं इलाहाबाद और ये कानपुर, जौनपुर आदि प्रदेशों में अवधि बोली जाती है। तो बच्चों अवधि जैसे जायसी की जो पद्मावत है वो अवधि में लिखा गया, तुलसी गुरदास का रामचरितमानस वो अवधि में लिखा गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बघेली का केंद्र जो है रीवा है। बघेली का केंद्र कौन है बच्चों, रीवा है। तो भाई रीवा में कौन सी बोली जाती है, तो बघेली बोली जाती है, इसका केंद्र है, ये आप याद रखेंगे। परंतु किसी न किसी रूप में ये मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में भी प्रचलित है। कहने का प्राय है कि ये सिर्फ बघेली में नहीं बोली जाती बल्कि जो है ये मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। इसमें मंडला है, जबलपुर है, बालाघाट आदि जिलों में बघेली का रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ जो है
ठीक है बच्चों, यहाँ हम करते कल करेंगे, यहाँ बघेली के बाद से हम शुरुआत करते हैं। बाकी आपको जो है कितना समझ में आया और कितने जो आपके डाउट हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। और बाकी के जो किसी प्रकार अगर चाहते हैं कि हम व्याकरण की जीरो से शुरुआत हम कर चुके हैं और बाद में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो कैसी लगी, और हम चाहते हैं कि मैं तो चाहती कंटिन्यू करूं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पहले हम साहित्य की शुरुआत करें या व्याकरण की करें। एक बार मैं आपसे राय ले लेती हूँ। ये चैप्टर तो मैंने करवा दिया, लेकिन भाई एक बार मैं शुरू कर दूंगी, फिर जो चाहे वो साहित्य हो, फिर हम व्याकरण हो, फिर हम बीच में नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन भैया आज के बाद मैं आपको ये छूट दे रही हूँ कि आप जो है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ठीक है। और अगर इनके डाउट है ये भी लिख देना। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक वीडियो में दे दूंगी। और वहां आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट भी मिलता रहेगा। आपसे जो है आप प्रश्न पर भी वाद विवाद तर्क वितर्क कर सकते हैं, फ्री रहेगा, ये कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये आपका संपूर्ण कोर्स बच्चों 0 से लेकर 100 तक, यानी पहले हम व्याकरण शुरुआत कर चुके हैं, फिर हम साहित्य, यानी कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल पेड क्लास का मजा आप जो है फ्री में ले लीजिए। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीईटी भी आ रहा है ना, व्याकरण तो वहां भी पूछी जाएगी, तो बिल्कुल पेड क्लास का वजह आप फ्री में ले रहे हैं। और बच्चों निस्वार्थ रूप से आपको मैं पढ़ा रही हूँ, कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही है, वरना ये क्लासेज आपको पेड क्लास में मिलती तो आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पैसे लगते। और लेकिन मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, आप एक वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, मैं वीडियो देखकर चले जाते हो। बच्चों इतना तो मत कीजिए कि मैं आपके लिए 4 घंटे, एक वीडियो शूट करने में 4 घंटे लगते हैं बच्चों, कम से कम 4, कई बार 4.5 भी लग जाते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करके जाते, बड़ा दुख होता है मुझे। चलो कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन मैं चाहती हूँ दिल से निस्वार्थ भाव से आपको मैं सेवा दे रही हूँ कि बच्चों आप 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बढ़ते रहिए आगे, पढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। टीजीटी में भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप प्रमोशन के लिए पीजीटी की तैयारी करेंगे, यानी पदोन्नति तो सबको चाहिए ना, फिर पीजीटी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर लेना। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये निःशुल्क है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।